Dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is responses to abiotic factor, and we are going to learn about that one type of response, that is conform. An organism are called as conformer. We have already discussed about the regulators and response regulate, and now we are going to learn about conform response and conformer organisms. This video is going to be very important for exam point of view, therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर में हमारा सेकंड टाइप का रिस्पॉन्स कॉन्फर्म और ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे कॉन्फॉर्मर। ऑलरेडी हमने रेगुलेट और रेगुलेटर्स ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनका रिस्पॉन्स देख लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले कॉन्फर्म के बारे में, कॉन्फॉर्मर ऑर्गेनिजम्स जो कि इस रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो एंड आई विल स्टार्ट द वीडियो। ऑलरेडी देखो, हमने इससे पहले जो है बेटा, मैंने आपको रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर वाला एक वीडियो जो में अपलोड आया था रेगुलेट वाला, और साथ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल को प्लॉट कर सकते हैं। अगर जो ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल लेवल को चेंज होने के कारण इंटरनल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? कॉन्फॉर्म और मर। ठीक है, तो कॉन्फॉर्म कर रहे हैं, सेम हो रहा है उनका चेंजेस, एक्सटर्नल में जैसा चेंज होगा वैसे इंटरनल चेंज हो जाएगा, तो कॉन्फॉर्म, इसलिए ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? कॉन्फॉर्मर, और रिस्पॉन्स क्या बोलेंगे? कॉन्फॉर्म। तो ये वाला ग्राफ इनका होता है यहाँ पे, अगर ग्राफिकली आपको बताना तो इस तरह का रिस्पॉन्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। तो कॉन्फॉर्म में आपको पता लग गया कि क्या होता है यहाँ पे। एक्चुअली जैसी कंडीशंस बाहर की होती हैं आउटसाइड, वैसे ही इनकी ऑर्गेनिज्म के अंदर की भी हो जाती हैं, वो सेल्स की हो जाती हैं। तो जैसे कि बॉडी टेम्परेचर चेंज करता है, एम्बिएंट टेम्परेचर, आसपास का टेम्परेचर जैसा होता है, तो वैसा ही इनके अंदर के सेल्स का टेम्परेचर भी वैसा ही हो जाता है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर डिसाइड करता है इनके बॉडी टेम्परेचर को या सेल के टेम्परेचर को। जैसे कि एक्वाटिक एनिमल में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वो चेंज हो जाती है विद द एम्बिएंट एयर, या फिर जो है वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, तो उनके आसपास की हवा और साथ में उनके पानी का जो कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा, वही पानी उनकी सेल्स से अंदर जाएगा, तो उसकी वजह से उनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बाहर की जो कंडीशन थी उसी के जैसे सिमिलर हो जाती है। तो इस तरह से कन्फर्म हो जाए अगर इनके टेम्परेचर क्या जो है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या कोई और पैरामीटर, तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्फॉर्म। और ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे? कॉन्फॉर्मर। क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्फॉर्मर, जहाँ पे सराउंडिंग कंडीशन से डिसाइड हो रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर की कंडीशंस या सेल्स की कंडीशंस। तो यहाँ पे कॉन्फॉर्मर में देखोगे तो 99% ऑफ एनिमल्स और साथ में नियरली ऑल प्लांट्स कैसे हैं बेटा? कॉन्फॉर्मर का नंबर बहुत ज़्यादा है, रेगुलेटर्स का नंबर बहुत ही कम है। तो 99% ऑफ एनिमल्स मेजॉरिटी बताई दी, और नियरली ऑल प्लांट्स कैसे हैं बेटा? कॉन्फॉर्मर। तो सबसे ज़्यादा प्लांट एनिमल किस ग्रुप में आते हैं? कॉन्फॉर्मर में आते हैं। अब हमने देखा था रेगुलेशन के अंदर, तो वहाँ पे कि रेगुलेटर्स कैसे करते हैं, या ह्यूमंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मैमल्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर को, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? पहले को ये भी सोचना चाहिए कि क्यों जो है कॉन्फॉर्मर बन गए, रेगुलेटर्स क्यों नहीं बने। इसके पीछे रीज़न है बेटा, क्योंकि आपको पता है जो गरीब पर्सन होगा, वो गरीब पर्सन सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकेगा तो वो कैसा बन जाएगा? कॉन्फॉर्मर बन जाएगा। रेगुलेटर तो बनेगा नहीं। रेगुलेटर कौन बनेगा? जो अमीर होगा, जिसके पास रिच होगा, जिसके पास पैसे होंगे, वही सब सुविधाओं को अफोर्ड कर सकता है, सारी फैसिलिटीज़ को। तो इसलिए गरीब क्या करेगा? कॉन्फॉर्मर ही बनेगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम प्लांट और एनिमल कैसे हैं? गरीब ऑर्गेनिज्म के जैसे हैं, और जो रेगुलेटर्स हैं वो कैसे हैं? अमीर ऑर्गेनिज्म के जैसे हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे बात की जाए थर्मो रेगुलेशन, थर्मो मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन की बात हो रही है, तो एनर्जेटिकली कैसी है? एक्सपेंसिव फॉर सम ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं, थर्मो रेगुलेशन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो उनके लिए एनर्जी उनको लगानी पड़ती है। जैसे कि विंटर के अंदर कोल्ड होता है आउटसाइड टेम्परेचर, तो उस समय बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करनी पड़ती है, तो कैसी होगी? एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, खर्चा करना पड़ेगा एनर्जी का। पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक हमिंग बर्ड्स, श्रूज। जितने छोटे साइज़ के एनिमल हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है थर्मो रेगुलेशन। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनकी बॉडी साइज़ छोटा है और उनको जो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट लॉस होगी, तो इसलिए हीट वो प्रोड्यूस भी करेंगे तो लेकिन लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो उसकी जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट चाहिए थी, उतनी हीट वो अब अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए
यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी स्मॉल साइज एनिमल होते हैं बेटा, आप इनके लिए काफ़ी खतरा हो जाता है। जब विंटर ज़्यादा हैवी हो जाती है तो उस समय इनको बहुत मुश्किल होती है। और वैसे भी ये ज़्यादा कोल्ड एरिया में ऑर्गेनिज्म इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि इनको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है थर्मो रेगुलेशन करने के लिए। अब यही समझाया, देखो कैसे थर्मो रेगुलेशन होता है। जो हीट लॉस है या गेन है बेटा, हीट का लॉस या गेन कह रहा है, इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। देखो हीट लॉस होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लॉस होगी। अगर गेन होनी होगी तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो गेन भी ज़्यादा होगी, दोनों ही हैं। तो हीट चाहे लॉस हो रही हो या फिर गेन हो रही हो, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ऑर्गेनिज्म का, तो उसके कारण ये चेंज होगी। तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा है, हीट गेन ज़्यादा होगी अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फंक्शन क्या होता है सरफेस एरिया का, होता है हीट का लॉस या गेन। अब देखो इसमें सेम ऑर्गेनिज्म लेते हैं, स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, हमिंग बर्ड्स और श्रीव्स। इनका सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। वॉल्यूम कम है, साइज छोटा है, तो सरफेस एरिया क्या है इनका ज़्यादा है। सरफेस एरिया की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो टेंड टू लूज हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। अगर बाहर का टेम्परेचर कोल्ड हो जाए या लोअर डाउन हो जाए तो इनको ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी और ये ज़्यादा हीट लूज़ करेंगे। क्यों लूज़ करेंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इनका रिटेन कम होगी हीट और लॉस ज़्यादा होगा। तो ये प्रोड्यूस कर लेंगे, एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म से एनर्जी यहाँ पे जो है बना करके हीट की फॉर्म में उससे जनरेट तो करेंगे, लेकिन लॉस ज़्यादा होगा तो उसका यूज़ कम कर पाएंगे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसलिए स्मॉल एनिमल्स के लिए क्या है, थर्मो रेगुलेशन बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी प्रोसेस है। जैसे गरीब पर्सन के लिए सोचो कि गरीब पर्सन एसी ले ले या गाड़ी ले ले या ऑफिस में एसी लगवा ले, तो ऐसा उसके लिए करना बहुत उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि जितनी उसकी इनकम होगी वो सारा तो इन फैसिलिटी में उसके चला जाएगा, तो उससे कुछ ही नहीं बचेगा। फिर उसके बाद मेहनत करने के बाद उसके पास में कुछ भी स्पेंड करने के लिए नहीं रहेगा। सेम यहाँ पे स्मॉल एनिमल्स के साथ हैं, अगर ये अपनी मैक्सिमम एनर्जी लॉस कर देंगे तो इनकी खुद की टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी इनके पास बचेगी नहीं, तो इनकी फिर क्या हो जाएगी, डेथ होने का चांस है। दैट इज़ वाई द मेन रीज़न वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन में। अगर आप जाओगे तो आपको इस तरह के छोटे साइज वाले ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया ज़्यादा, वॉल्यूम कम, वो कम देखने को मिलते हैं। कम का मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे हो सकता है कोई मिल जाए लेकिन बहुत कम, रेयरली आपको मिलेंगे, रेयरली कहीं पे ऐसा मिलेंगे। पोलर रीजन के पास जाओगे तो आपको इस तरह ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से हीट लॉस ज़्यादा होगा कोल्ड एरिया में, तो हीट लॉस से के कारण इनकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए कैसे ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर ज़्यादा बने हैं नेचर में एवोल्यूशन के दौरान, न कि रेगुलेटर्स बने हैं। तो यहाँ पे इसी बात को फिर समझाया भी है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, कॉस्ट मतलब खर्चा, बेनिफिट्स फ़ायदे, मेंटेनिंग ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट जो रेगुलेटर्स करते हैं, तो उसके कॉस्ट और बेनिफिट देखते हुए आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। और तब और जो स्पीसीज़ होते हैं अपने एवोल्यूशन के दौरान वो कंसिडर करते हैं कि उनको कन्फॉर्मर बनना चाहिए रेगुलेटर्स। तो ये कंडीशन अगर उनको थर्मो रेगुलेशन करना है तो आपको पता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो लॉस ज़्यादा होगा, तो उनके लिए खतरा हो जाएगा, तो इसलिए उनके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगी, तो इसके लॉस होंगे, बेनिफिट नहीं होंगे। तो कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है तो उनको इस तरह की चीज़ों को जो है कंसिडर करके चलना पड़ता है, तभी स्पीसीज़ अपना एवोल्यूशन कर पाते हैं। तो सब ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट लिखा है कि हैव इवॉल्व्ड एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। रेगुलेट तो कर सकते हैं, बियॉन्ड विच वो क्या करते हैं, सिंपली कन्फर्म करना शुरू कर देते हैं, फिर वो रेगुलेशन छोड़ देते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म कुछ रेंज ऑफ कंडीशन पे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट दे कन्फर्म हो जाते हैं, कन्फर्मर बन जाते हैं। तो इनके लिए फिर क्या होगा कि अगर ऐसा होता है तो स्ट्रेसफुल अगर एक्सटर्नल कंडीशन हो जाए तो लोकलाइज्ड हो या रिमेन ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, इसके इन दोनों के अलावा दो अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है सर्वाइवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वो दो कौन से ऑप्शन होंगे, अगर कंडीशन स्ट्रेसफुल हो जाए और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सही, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस को ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सर्वाइवल। कन्फर्मर और रेगुलेटर के अलावा थर्ड टाइप हमारे
पार्शियल रेगुलेटर है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, कॉन्फॉर्मर तक। तो हमने समझा कि कैसे एक गरीब इंसान जो है वो सारी फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो कैसा बन जाएगा, कॉन्फॉर्मर बन जाएगा, रेगुलेटर नहीं बनेगा। और कॉन्फॉर्मर बनेगा तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट इसी में आते हैं, और इसलिए स्मॉल साइज एनिमल्स कभी भी पोलर एरिया में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उनके सरफेस एरिया के कारण हीट लॉस ज़्यादा होगा, तो उनको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। दैट इज़ वाई दे आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। तो हीट लॉस या गेन फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया है, यही हमें समझाया गया, यही हमें समझा है। तो मुझे उम्मीद है एग्ज़ाम में जितनी बातें आई होंगी वो सब आप सॉल्व कर पाओगे, अब आपको सही से समझ में आ गई होंगी। इसलिए वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।